हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। 10 अक्टूबर 2023 की इवनिंग शिफ्ट के हमने 65 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। उसके अलावा जो दूसरी शिफ्ट है उनका भी हमने सॉल्यूशन किया था। उसकी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8th रैंक थी। आप ये मेरा रोल नंबर देख सकते हैं। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 में मेरा सिलेक्शन हो रखा है और आप मेरा गेट का स्कोर और अदर एग्ज़ाम भी देख सकते हैं। ये शो करने का पर्पज़ ये है कि आपको जो कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा वो इन सब एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है और अप टू मार्क कंटेंट है। और मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था, मैंने कहाँ से पढ़ा उसकी वीडियो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। कौन से टीचर को फॉलो किया, कौन सी बुक से मैंने प्रैक्टिस की, क्वेश्चन की और रिवीजन कैसे करते हैं, उसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है। इसके अलावा एक चीज़ और, एसएससी जेई की का जो नोटिफिकेशन है वो 28 तारीख को इवनिंग के टाइम एक बार अपलोड किया था वेबसाइट पे, फिर उसके बाद हटा लिया था। मोस्ट प्रोबेबली जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम में नोटिफिकेशन आ चुका होगा। इसके अंदर आपको मैं लास्ट डेट बता देता हूँ। 18 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो 3-4 दिन में आप फॉर्म अपने भर लेना। और देख सकते हैं आप ग्रुप बी की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो बहुत अच्छी जॉब है ग्रुप बी, आपको ही पता है टॉप लेवल की पोस्ट हो जाती है। और इसमें सैलरी रहने वाली है आपकी 35,400 से लेके 1,12,000, ये बेसिक सैलरी होती है। इन एंड आपको 70,000 के आसपास मिलेंगे जब आप ज्वाइनिंग करोगे। और अगर 8th पे कमीशन आ गया तो आपकी सैलरी 1 लाख के आसपास भी हो सकती है। तो काफ़ी मोटिवेशन बड़ा फैक्टर होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप बी की जॉब और इतनी अच्छी सैलरी। इसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स इसके थ्रू आप सेलेक्ट होंगे वो आप देख सकते हो। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, सेंट्रल वाटर कमीशन। और जो टॉप डिपार्टमेंट होता है सभी बच्चे इसके लिए, मतलब सभी की वो होती है, एक विश होती है कि हमें CPWD में जाना है। आप देख सकते हो 32 ईयर तक की एज है आपकी, तो आप भर सकते हो। और इसके अंदर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके डिप्लोमा होनी चाहिए और कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है नहीं CPWD में जाने के लिए। उसके अलावा MES की पोस्ट है, उसमें 30 ईयर एज होनी चाहिए आपकी। और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा MES के अंदर जाने के लिए। और जो वैकेंसी है आपको मैं वैकेंसी भी दिखा देता हूँ। सबसे ज़्यादा वैकेंसी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में ही है, 438 वैकेंसी आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो CPWD है, जिस आप सबका फेवरेट डिपार्टमेंट, उसमें 100 CPWD 7th नंबर पे CPWD है, उसमें 217 पोस्ट हैं CPWD की और जनरल की 90 सीट है। तो दोस्तों, जो भी आप पढ़ रहे थे अपनी पढ़ाई के 1-2 घंटे आप बढ़ा दीजिए, या जो फोकस के साथ आप पढ़ रहे थे उस फोकस को बढ़ा दीजिए। क्योंकि एक तो पोस्ट कम है और एग्ज़ाम बिल्कुल 2.5 महीने के आसपास ही हमारे पास टाइम बचा है। एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे आ गया है। फॉर्म भरने के लगभग 1.5-2 महीने के बाद ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। रोज़ एक सब्जेक्ट को रिवाइज़ करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम सॉल्यूशन देख रहे थे, अपने सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक्चुअल आएंगे। भले ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एजेंसी अगर भले ही चेंज हो जाती है तो पैटर्न में इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, हमने 65 नंबर क्वेश्चन तक तो प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे, आप चैनल पर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में 66 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो जिस बच्चे ने इस पेपर को अटैम्प्ट किया होगा तो उसने इसको हिंदी में चेंज कर लिया है। आप इसमें इंग्लिश और हिंदी के बीच में स्विच कर सकते हो। एक लैंग्वेज आपको स्टार्टिंग में सेलेक्ट करनी रहती है, बाय डिफ़ॉल्ट वही लैंग्वेज आएगी, लेकिन आप पेपर के बीच में भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। जैसे ये देखिए, इंग्लिश में थे सभी क्वेश्चन और ये एक हिंदी में आ गया। ये मैंने जो खुद सॉल्यूशन किया था उसमें भी आपको दिखाया था। तो ये चीज़ें आप करके आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट द नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन।
तो एयर पोल्यूशन का नेचुरल सोर्स नहीं है, नोट के ऊपर आपको फोकस करना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन वायुमंडल परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जंगल की आग, फॉरेस्ट में अगर फायर लगती है तो नेचुरल है, इंसानों का उसमें कोई रोल नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा प्राकृतिक स्रोत है। सेकंड नंबर ऑप्शन जीवाश्म ईंधन का दहन, जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, पेट्रोल, डीजल, कोयला, तो ये सब तो इंसानों की वजह से होते हैं, तो ये प्राकृतिक स्रोत नहीं हुआ। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है ज्वालामुखीय गैस, यानी कि वोल्केनिक गैसेस, तो वोल्केनो भी नेचुरल होता है, ज्वालामुखी भी। और फोर्थ ऑप्शन परागकण, परागकण यानी कि जो फूलों के कण होते हैं छोटे छोटे, तो वो भी नेचुरल होता है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों है नेचुरल, और ये है सेकंड नंबर मैन मेड। और आपसे वही चीज़ पूछी थी, इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट इज मेड टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द सोयल विल बी कॉम्पैक्टेड टू ऑब्टेन। तो प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट में हम मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, ऐसा मॉइस्चर कंटेंट जिस पे सोयल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑब्टेन कर लेती है। कॉम्पैक्शन की आप फ्रेंड डेफिनेशन देख सकते हो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द यूनिट वेट ऑफ सोयल बाय फोर्सिंग द सोयल इनटू ए डेंस स्टेट बाय रिमूवल ऑफ एयर वॉइड्स। और इसके अंदर हम टेस्ट करते हैं प्रोक्टर के, ये देख सकते हैं प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो इनके अंदर हम क्या निकालते हैं, वो मॉइस्चर कंटेंट निकालने की कोशिश करते हैं जिस पे सोयल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑब्टेन होती है हमें। आप ये ग्राफ देख सकते हैं, गामा डी यानी कि ड्राई डेंसिटी, डब्ल्यू सी इसका वाटर कंटेंट, ऐसा वाटर कंटेंट जिस पे इसकी ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम आ रही है। प्रोक्टर के अंदर आपको पता होगा दो टाइप के टेस्ट होते हैं इसमें, एक स्टैंडर्ड होता है और एक मॉडिफाइड होता है। स्टैंडर्ड के अंदर हम 2.5 kg का एमआर लेते हैं, 305 mm का फ्री फॉल होता है और 944 cc का मोल्ड होता है। 3 लेयर में इसको हम मिट्टी को कॉम्पैक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये 3 लेयर में मिट्टी को हमने कॉम्पैक्ट किया हुआ है। तो इससे हम क्या चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं, हम निकालने की कोशिश करते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच पर्टिकुलर सोयल अटेन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। और यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था, आप इसको इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ ड्रेसिंग आर ओनली द एजेस ऑफ स्टोन ब्लॉक लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ ए हैमर। तो ऐसी कौन से टाइप की ड्रेसिंग होती है इस जिसमें केवल एज ऑफ द स्टोन ब्लॉक लेवल किए जाते हैं हैमर की हेल्प से। दोस्तों जैसे कोई हमारा स्टोन है, स्टोन इरेगुलर शेप का ही होता है, मान लो चारों तरफ से ऐसा ही है, तो जो इसके एज होते हैं, जो ये एज है, हैमर की हेल्प से इसको हमने लेवल कर दिया, ऐसे बिल्कुल समतल कर दिया, लेवल बना दिया इसको हमने। हैमर हमने इसको मारा और ये लेवल हो गया। तो ये कौन से टाइप की ड्रेसिंग होती है, वो होती है पिच ड्रेसिंग। दिस विल बी कॉल्ड एज पिच ड्रेसिंग इन विच द एज ऑफ स्टोन्स ब्लॉक आर लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ हैमर। हैमर की हेल्प से इसके एज को हमने लेवल कर दिया, पिच ड्रेसिंग। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं था और नॉर्मली कम बच्चों ने इसको पढ़ा होगा, तो इसको मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में मार्क कर लेता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया होगा। 69 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। रन ऑफ इज द फंक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटी ड्यूरेशन एंड कवरेज। रन ऑफ आपको पता है क्या होता है, बारिश होने के बाद जो सरफेस होता है, सरफेस के ऊपर पानी बहता हुआ जो चलता है उसको हम कहेंगे रन ऑफ, वो हो गया सरफेस रन ऑफ। और सरफेस और रन ऑफ तो टोटल होता है, रन ऑफ ये वाला भी पानी होएगा और ज़मीन के नीचे भी जो पानी चल रहा है उसको भी रन ऑफ में हम काउंट करते हैं। तो ये प्रेसिपिटेशन का फंक्शन है, बिल्कुल कितनी तेज़ बारिश हुई, इंटेंसिटी बिल्कुल, ड्यूरेशन भाई 1 घंटे बारिश हुई, 2 घंटे बिल्कुल, और उसकी कवरेज भाई 10 किलोमीटर के एरिया में बारिश हुई या 100 किलोमीटर के एरिया में बारिश हुई, इन चारों चीज़ों का फंक्शन रहेगा वो। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, दिस साइज ऑफ कैचमेंट हैज़ ए डेफिनेट इफेक्ट ऑन दी रन ऑफ। तो जो कैचमेंट का साइज है, हैज़ ए डेफिनेट इफेक्ट ऑन द रन ऑफ, मोर द एरिया लेसर विल बी रन ऑफ। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है इसकी कि कैचमेंट के एरिया का रन ऑफ के ऊपर कुछ इफेक्ट आएगा,
लेकिन आप दूसरी स्टेटमेंट पढ़िए, मोर दी एरिया लेस विल बी रन ऑफ। सपोज करो 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है और उसके अंदर जब 1 सेंटीमीटर की बारिश होएगी तो रन ऑफ मान लो हमने 10 क्यूसेक का डिस्चार्ज सपोज कर लिया हमने, ठीक है। और अगर 10 किलोमीटर का एरिया होगा तो उसमें कितनी सरफेस रन ऑफ होएगा, तो उसमें भाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड थोड़ी ना होगा, उसमें थोड़ा सा कम होएगा, मान लो 8 होगा या 4 होगा, कुछ अलग होगा। लेकिन एक चीज़ हम कह सकते हैं कि एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रन ऑफ हमारा ज़्यादा होगा। तो स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो गई और स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है। तो दोस्तों रन ऑफ को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल की ड्यूरेशन, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, कैचमेंट का एरिया कितना है, स्लोप कितना है कैचमेंट का, जियोलॉजी कैसी है, वेजिटेशन, ड्रेनेज डेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द स्टॉर्म मूवमेंट। तो हाइड्रोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, इतनी डीप में नहीं पढ़नी है, लेकिन बेसिक आपको पढ़नी है। 4-5 घंटे में पूरी हाइड्रोलॉजी पूरी हो जाती है डिटेल के अंदर, जो हमें SSC JEE और गेट के लिए हमें सफिशिएंट रहती है। तो टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल की ड्यूरेशन, कितनी देर बारिश हुई है, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, भाई पूरे एरिया में हुई है या थोड़े बहुत एरिया में हुई है, कैचमेंट एरिया, तो एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी, कैसे डिपेंड करेगी, फॉर्म फैक्टर होता है और एक कॉम्पैक्ट कोफिशिएंट होता है। इनसे ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC JEE के अंदर। तो फॉर्म फैक्टर बता देता हूँ मैं क्या होता है। फॉर्म फैक्टर इज विड्थ ऑफ द कैचमेंट डिवाइड बाय एक्सियल लेंथ। तो जो कैचमेंट की विड्थ होती है डिवाइड बाय एक्सियल लेंथ वो कहलाती है फॉर्म फैक्टर। अगर किसी कैचमेंट का फॉर्म फैक्टर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर क्या होगा, हाई पीक आएगा। फॉर्म फैक्टर क्या हो गया, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू विड्थ अपॉन लेंथ। अगर ये चीज़ ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब क्या है, लेंथ उसकी कम है और विड्थ उसकी ज़्यादा है। जैसे कि कोई कैचमेंट आप ऐसे एज्यूम करके देख सकते हो कि इसकी विड्थ तो ज़्यादा है लेकिन वो क्या बोलते हैं, लेंथ कम है लेकिन विड्थ ज़्यादा है। तो ये वाली विड्थ है, ये ज़्यादा है, तो ये नदियाँ जो है सारा पानी ऐसे फटाफट आ जाएगा और इस एक चैनल के थ्रू यहाँ जल्दी से जल्दी चला जाएगा। तो इसका फॉर्म फैक्टर ज़्यादा होगा तो इसके अंदर रन ऑफ भी आई जाएगा। इसके अंदर एक चीज़ होती है कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट। तो कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द पेरीफेरी ऑफ द कैचमेंट बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद द सेम एरिया। A catchment with high compactness coefficient will give the lower peak of runoff. Minimum value of compactness coefficient is unity यानी कि 1। तो दोस्तों कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट क्या हो गया, एक तो कैचमेंट का पेरीमीटर है, कैचमेंट की तो इर्रेगुलर शेप होगी, और सेम पेरीमीटर का कोई एक सर्कल होगा तो उसका एरिया कितना होगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट बोलते हैं। और इसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। 1 कब होएगी, जब हमारा कैचमेंट बिल्कुल सर्कुलर शेप के अंदर होगा तब इसकी वैल्यू 1 होगी, और इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही रन ऑफ ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने आपको थ्योरी इसकी करवा दी साथ साथ। तो 1 स्टेटमेंट ट्रू थी, 2 गलत थी। 70 नंबर क्वेश्चन, हुक लेंथ फॉर स्ट्रेट बार इन टर्म ऑफ द डायमीटर ऑफ बार डी इज। 70 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है हुक लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार इन टर्म ऑफ डाई ऑफ बार। तो ये RCC का क्वेश्चन नहीं है, ये एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। जो हुक ऑफ द स्ट्रेट बार, अगर दोनों तरफ हुक है तो हम टोटल लेंथ लेते हैं L + 18D। और अगर क्वेश्चन में जैसे हमसे पूछा केवल एक तरफ हुक है दूसरी तरफ स्ट्रेट है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L + 9D। और ऐसा ये प्रीवियस ईयर में भी ऐसा क्वेश्चन हमें से पूछा हुआ है। ये मैं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के अंदर आपको दिखा देता हूँ। जैसे RCC वर्क के अंदर मेजरमेंट ऑफ बार लेंथ फॉर स्ट्रेट हुक बार, तो जो सीधा हुक बार होता है उसके लिए हम लेंथ लेते हैं L + 18D। अगर दोनों तरफ हुक है, अगर केवल एक तरफ हुक है तो ये कितना हो जाएगा, L + 9D। और जो क्रैंक बार होते हैं जैसे ये टेढ़ा हो रखा है बार, तो इसके लिए हम लेते हैं L + 18D + 0.5H। जितनी बार भी ये टेढ़ा 45 डिग्री का जो आपको मुड़ा हुआ सरिया दिख रहा है ना, तो 0.5H
ऐड होता जाएगा, h जो इसकी हाइट है। तो यही क्वेश्चन था। इसमें जो आप आरसीसी में पढ़ते हो ना कि 45 डिग्री का बैंड होगा तो 4 टाइम डाया हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन नहीं था, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। उसके अंदर हम स्ट्रेट हुक बार के अंदर जिसमें दोनों तरफ हुक बना हुआ तो उसमें लेते हैं L+18D। और हमसे जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ केवल एक तरफ का स्ट्रेट बार इन टर्म ऑफ डाया बार तो 9D हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द ग्रेड ऑफ बिटुमन बेस्ड ऑन विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के हिसाब से बिटुमन का ग्रेड इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी मेरे पास PDF नहीं है बुक की, तो वो पुराना एडिशन है मेरे पास, तो मैं आपको शो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन होगा बुक का SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ था, ये BG 10, 20, 30 और 40 ये कितने कितने टेम्परेचर के लिए यूज होते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं ये कितने ग्रेड होते हैं, 10, 20, 30, 40 ये होते हैं। और हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ कौन सा इनमें से ग्रेड नहीं है, तो 30 भी होता है, 40 भी होता है, 20 भी, लेकिन BG 50 नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने किया होगा तो SSC JEE का। और आपको विद सॉल्यूशन करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और ठीक हो गया, लेकिन अगर वो क्वेश्चन आता है तो भी आपको उसका सॉल्यूशन देखना है। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है 2 बार करने के बाद भी, तो आप बुक के अंदर उसको मार्क कर लेना, पेंसिल से सर्कल कर लेना और फिर उसको रिपीट करते रहना 4-5 बार, तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेड लाइन एंड द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इन एन ओपन चैनल फ्लो इज कॉल्ड। तो टोटल हेड लाइन जो होती है और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है, ओपन चैनल फ्लो की बात कर रहा है, उसके बीच का डिफरेंस किसके बराबर होता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता है टोटल एनर्जी क्या होती है, V²/2G वेलोसिटी हेड प्लस H यानी कि डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड, यही होता है ना, यहाँ P/ρg आएगा। तो ये होती है टोटल एनर्जी हेड। और एक होती है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, तो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन के अंदर अगर हम H+ρg को ले देंगे तो ये हो जाएगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। एक होती है स्पेसिफिक एनर्जी, क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाता है H+V²/2G। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनका डिफरेंस। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ये पाइप वगैरह के अंदर यूज करते हैं H+P/ρg। ओपन चैनल फ्लो में स्पेसिफिक एनर्जी, ये शुरू के 2 टर्म H+V²/2G और टोटल एनर्जी ये होती है। और हमसे HGL और TE के बीच में डिफरेंस पूछा, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या आ गया, V²/2G यानी कि वेलोसिटी हेड। तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे, कोई इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन इंडिया द अथॉरिटी टू इशू द एनवायरमेंटल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री लाई विद। तो कोई आप इंडस्ट्री शुरू करते हो तो शुरू करने से पहले आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है किसी डिपार्टमेंट से, तो उस डिपार्टमेंट का क्या नाम होता है, वो डिपार्टमेंट होता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, PCB। तो ये चीज़ बेसिक थी, कोई ये डिफ़िकल्ट नहीं था, आप सबको ये पता होना चाहिए। जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट लेते हैं वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही इशू करता है इस चीज़ को। सेंट्रल गवर्नमेंट का इस चीज़ में कोई काम नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी कोई काम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई काम नहीं है, तो कोई कन्फ्यूजिंग इसमें ऐसा था नहीं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही एक ऐसा ऑप्शन बच जाता है जो एनवायरनमेंट के जो स्टैंडर्ड वगैरह होते हैं उनको फॉलो करवाता है। और न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ते होंगे कि कोई रोड वगैरह बन रहा था तो उसको एनवायरनमेंट की क्लियरेंस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्यों दी, तो इस टाइप की चीज़ें आपने पढ़ी हुई होंगी। तो जनरल साइंस से ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं अगर किसी ने ये वाला क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होगा तो। 74 नंबर क्वेश्चन,
इन एन ओल्ड प्लान ए लाइन वॉज ड्रोन टू मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ 7 डिग्री 25 मिनट्स विद ए मैग्नेटिक डेक्लिनेशंस ऑफ 2 डिग्री 5 मिनट वेस्ट। तो कोई पुराना नक्शा है, एक लाइन ड्रॉ करी हमने, उसकी मैग्नेटिक बियरिंग है 7 डिग्री 25 मिनट, और उस टाइम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन किस तरफ था? वेस्ट की तरफ था। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये ट्रू नॉर्थ है, ठीक है। और पहले मैग्नेटिक डेक्लिनेशन किस साइड थी? 2 डिग्री 5 मिनट वेस्ट, वेस्ट की तरफ थी। ये हमारी मैग्नेटिक बियरिंग, जब हम इस क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन 2 डिग्री 5 मिनट वेस्ट की तरफ, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो उस टाइम उसकी मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी है 7 डिग्री 25 मिनट। तो इधर कुछ ये हमारी लाइन हो जाएगी, इसको हम लाइन लिख लेते हैं, ये हमारी लाइन है। और ये वाला एंगल आपको पता चल गया 7 डिग्री 25 मिनट। अब क्या हो गया, जब हम इफ़ द प्रेजेंट मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज 9 डिग्री 40 वेस्ट, 9 डिग्री 40 मिनट वेस्ट। जो ये लाइन पहले कितनी थी इधर? 2 डिग्री 5 मिनट वेस्ट थी, अब ये लाइन हो गई है 9 डिग्री 40। ये लाइन ऐसे शिफ्ट हो गई है, यानी कि इसका ये कितना हो गया है? 940। ये हो गया है 9 डिग्री 40 मिनट, और पहले कितना दे रखा था? 2 डिग्री 5 मिनट। तो डायग्राम बनते ही आए, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब ये लाइन कितनी दूर हो गई इससे? अब हमें ये वाला एंगल निकाला, तो क्या आप ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं? जी सर, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल कितना है पहले? 7 डिग्री 25 मिनट, और इसके अंदर एक्स्ट्रा कितना ऐड हुआ है? आप देख सकते हैं, जो ये ब्लैक वाली लाइन है, यहाँ से यहाँ, ये वाला एंगल, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। पहले था 2 डिग्री 5 मिनट, अब हो गया 9 डिग्री 45 वो 40 मिनट। तो कितना शिफ्ट हुआ है? 2 से 9 की तरफ जा रहे हैं हम। इन दोनों को आप माइनस कर दो, 9 डिग्री 40 मिनट 2 डिग्री 5 मिनट, ये आ जाएगा आपके पास 35 मिनट और 7 डिग्री 35 मिनट। इतनी मैग्नेटिक जो इसकी लाइन है, जो ब्लैक वाली लाइन है, अब वो 7 डिग्री 35 मिनट लाल वाली लाइन की तरफ शिफ्ट हो गई। तो अब हम एंगल वो मेजर करेंगे लाल वाली लाइन से ब्लैक वाली लाइन तक, जो मैंने ग्रीन से ये वाला हाईलाइट किया हुआ है, जो ये वाली लाइन है, ये कितनी हो जाएगी? जो पहले वाला एंगल था उसमें इसको ऐड कर देना है आपको। 2 डिग्री 5 में आप इसको ऐड करेंगे 7 डिग्री 35 को, 7 और 2 9, और 35 और 25 कितना हो जाएगा? 30 50 60, यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 डिग्री, ये हो जाएगा टोटल 10 डिग्री। तो 4 नंबर, ओ सॉरी, ये था 725, 725 में ऐड करेंगे 735 को, इसके अंदर आपको 725 ऐड करना है। तो 7 और 7 14, और 35 और 25 ये हो जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि 1 डिग्री, 14 + 1 15। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 नंबर ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जैसे आप इसको डायग्राम को ड्रॉ करोगे तो ये क्वेश्चन आप हार्डली 40-50 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। बस इसमें यही था, ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन की तरफ शिफ्ट हो गई। पहले हमने स्टेप में वो निकाला, और फिर लाल वाली लाइन से ब्लैक वाली लाइन अब एक्चुअल में कितनी दूर है वो कर दिया हमने, ये वाला। 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर नॉट यूज फॉर द एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ वाटर टैंक। तो वाटर टैंक का जो डिज़ाइन होता है और एनालिसिस होता है उसके लिए कौन सा मेथड यूज नहीं होता। तो दोस्तों कारपेंटर सिंप्लीफाइड मेथड, BIS कोड मेथड और रीजनर मेथड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तीनों मेथड डिज़ाइन ऑफ वाटर टैंक के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन रैंकाइन मेथड डिज़ाइन ऑफ वाटर टैंक के लिए यूज़ नहीं होता। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं था और ना ही हमने इस टाइप के क्वेश्चन वाटर टैंक वगैरह हम SSC JEE के लिए हम बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो ये वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली छोड़ सकते थे, आपको इसमें कुछ ऐसा सोचने का नहीं था। तो दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चन करे हैं। रोज़ हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, 10-15 क्वेश्चन, और उनका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चन ऐसे इस आपका अटैम्प्ट होना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1, 2, दोस्तों दो ही क्वेश्चन ऐसे डिफ़िकल्ट मिले हैं। एक तो ये 68 नंबर ऐसा था जो अगर आप नहीं करते इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, आपके अच्छे नंबर बनते। और एक ये भी आप कर सकते थे। एक ये 75 नंबर क्वेश्चन। तो 10 में से 2 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट थे, अगर आप उनको नहीं करते तो आपका स्कोर नेगेटिव होने से बच जाता और आपके अच्छे नंबर बनते। तो 10 में से आपका 8 स्कोर होना चाहिए था। अगर आपके 8 या 8 से ज़्यादा नंबर है, आपने अगर सपोज ये क्वेश्चन पढ़ रखे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपका स्कोर 8 से कम है तो आप और ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ पढ़िए, क्विज़ लगाइए, टेस्ट सीरीज़ दिए, और उसमें जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है उसको गूगल सर्च करके उसका कंसेप्ट समझिए, सॉल्यूशन देखिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। क्योंकि अब की बार सीट थोड़ी सी कम है, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है, इसको एक मोटिवेशन की तरह ही लेना है कि हम टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम 76 नंबर से सॉल्यूशन इसका करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, और जो आपके फ्रेंड्स हैं SSC JEE की जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर कर दीजिए, और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं सब में इसको शेयर कर दीजिए। और जो बीच में मैंने सॉल्यूशन आपको करवाया है, जो उसकी PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।